हेलो दोस्तों, मैं हूं माजिद और बहुत लंबे समय के बाद लगभग एक हफ्ता हो गया था और मैं आप लोगों को बिहार लाइब्रेरी का ऑब्जेक्टिव उपलब्ध नहीं करा पाया। इनके लिए आप लोग से माफ़ी चाहता हूं। तो चलिए आज फिर हम लोग स्टार्ट करें, क्योंकि आप बहुत जल्द बिहार लाइब्रेरी की वैकेंसी आने वाली है और जैसा कि आप लोग को मालूम है KVS वाला भी है। तो आप लोग चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिहार लाइब्रेरी के लिए आज चैप्टर नंबर 26 है, मतलब पुस्तकालय वित्त एवं बजट का निर्माण एवं वित्तीय नियंत्रण। ठीक है, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। ऑब्जेक्टिव जो हम लोग का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव चल रहा है, 25 क्वेश्चन हर चैप्टर से कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं। आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, चलिए आज का पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन ये है कि पुस्तकालय के कुल बजट का कितना प्रतिशत हिस्सा कर्मचारियों को वेतन खर्च करने का सुझाव डॉक्टर रंगनाथन ने दिया था। तो 20%, 30%, 40% या 50%। तो एक का कितना होगा, डी हो जाएगा। कितना परसेंट दिया था, 50% दिया गया था। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, बजट निर्माण की किस विधि में हर साल नए सिरे से बजट बनाया जाता है और पिछले वर्ष के व्यय पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो लाइन प्रति लाइन बजट, प्रोग्राम बजट या जीरो बेस्ड बजट या या परफॉर्मेंस बजट। ठीक है, तो दो का आंसर जो होगा भाई, दो का आंसर क्या होगा, दो का सी हो जाएगा। जीरो बेस्ड बजट, इसको क्या कहते हैं, जीरो बेस्ड बजट पर नहीं दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीरो बेस्ड बजटिंग मतलब ZBB पद्धति किस का विकास किसने किया था। तो डॉक्टर SR रंगनाथन ने, पीटर फायर ने, हेनरी फ्यूल और FW टेलर। तो तीन का जो आंसर होगा, तीन का क्या होगा, तीन का बी हो जाएगा, पीटर फायर ने किया था। ठीक है, पीटर फायर ने किया था किसका, जीरो बेस्ड बजटिंग का। उसके बाद है प्रति व्यक्ति विधि मतलब पर कैपिटल मेथड के अनुसार बजट का अनुमान किस धारा पर लगाया जाता है। तो पुस्तकालय की संख्याओं के आधार पर, या फिर कर्मचारियों की संख्याओं के आधार पर, या प्रति उपयोगिता पर होने वाले खर्च के आधार पर, या पुस्तकालय भवन के क्षेत्रफल के आधार पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो होगा आंसर सी हो जाएगा। पुस्तकालय प्रति उपयोगकर्ता मतलब पाठक या शिक्षक पर होने वाले खर्च के आधार पर कैपिटल मेथड के अनुसार अनुमान लगाया जाता है। उसके बाद है राधा कृष्ण आयोग। राधा कृष्ण आयोग 1949 की ने संस्था के कुल बजट कितना प्रतिशत पुस्तकालय पर खर्च करने की सिफारिश की थी। ठीक है, राधा कृष्ण आयोग के बारे में बोला, 4%, 6%, 8% या 10%। तो 5 का जो होगा बी हो जाएगा, 6%। कितना पर, 6% बोला गया था। बजटिंग पद्धति PPBS का पूरा नाम क्या है। द प्लान प्रोग्राम बजट सिस्टम, या फिर क्या है, पोस्ट फॉर्मेंस बजट सिस्टम, या प्लानिंग फॉर प्रोग्रामिंग बजट सिस्टम, या पब्लिक प्राइवेट बजट सिस्टम। तो 6 का जो आंसर होगा सी हो जाएगा, प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है पुस्तकालय भवन के निर्माण या फर्नीचर की खुद जैसे विशिष्ट उद्देश्यों दिए जाने वाला अनुदान क्या कहलाता है। तो आवर्ती अनुदान रिकरिंग ग्रांट, तथ्य अनुदान एडहोक ग्रांट, या नॉन रिकरिंग ग्रांट, या सैलरी ग्रांट। तो 7 का आंसर सी हो जाएगा, नॉन रिकरिंग ग्रांट कहलाता है। क्या कहलाता है, नॉन रिकरिंग ग्रांट कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट है बजट बनाने की उस पारंपरिक पद्धति को क्या कहते हैं जो पिछले वर्ष के व्यय के आधार पर
मानकर बनाई जाती है। तो जीरो बेस्ड बजट या परफॉर्मेंस बजट या प्रोग्राम बजट या लाइन प्रति लाइन बजट। तो 8 का आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, लाइन प्रति लाइन बजट हो जाएगा। सार्वजनिक पुस्तकालय की आय का एक प्रमुख स्रोत क्या है? पुस्तकालय उपकार, केवल पुस्तकालय की बिक्री, केवल छात्रों से फीस या उद्योग से लाभ। तो 9 का ए हो जाएगा पुस्तकालय उपकार। क्या है? पुस्तकालय उपकार हो जाएगा आंसर। पुस्तकालय की वित्तीय लेखा परीक्षा फाइनेंशियल ऑडिटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? नई पुस्तकें खरीदना, कर्मचारियों की भर्ती करना या वित्तीय लेन देन की समीक्षा करना या फिर पुस्तकालय का समय बदलना। तो 10 का सी हो जाएगा, वित्तीय लेन देन की समीक्षा करना। वित्तीय लेन देन की समीक्षा करना हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, कठोरी आयोग 1964 से 66 ने विश्वविद्यालय के कुल बजट का कितना प्रतिशत पुस्तकालय पर खर्च करने का सुझाव दिया था? कठोरी आयोग के बारे में बोल रहा है। तो 5.5%, 6.5%, 7.5 या 8.5। तो 11 का आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, 6.5%, मतलब 6.5% का खर्च करने का सुझाव दिया था। कौन? कठोरी आयोग। उसके बाद 12 नंबर है, हुबर कमीशन रिपोर्ट 1949 का संबंध किस बजट निर्माण विधि से है? तो लाइन प्रति लाइन बजट, जीरो बेस्ड बजट, प्रोग्राम बजट या परफॉर्मेंस बजट। तो 12 का आंसर जो होगा भाई 12 का डी हो जाएगा, परफॉर्मेंस बजट हो जाएगा। उसके बाद एक निश्चित विधि के लिए किसी संस्था के अनुमानित आय व्यय की वित्तीय लेखे को क्या कहते हैं? तो वार्षिक प्रतिवेदन कहते हैं या अधिग्रहण पंजिका कहते हैं, बजट कहते हैं या कर्मचारी मैनुअल कहा जाता है। 13 का आंसर जो होगा सी हो जाएगा, बजट कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? बजट कहा जाता है। नेक्स्ट है कि पुस्तकालय में लागत निर्धारण मतलब कॉस्टिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कर्मचारियों का वेतन बढ़ाना, पुस्तकालय द्वारा की जाने वाली सेवा की लागत ज्ञात करना या पुस्तकालय का मूल्य तय करना या पुस्तकालय का समय बढ़ाना। तो 14 का आंसर बी हो जाएगा, पुस्तकालय द्वारा प्रदान किए जाने वाली सेवाओं की लागत ज्ञात करना। 15 नंबर है, किसी विशिष्ट पुस्तकालय मतलब स्पेशल लाइब्रेरी के वित्तीय स्रोत का क्या होता है? जनता से चंदा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, उसकी पैतृक संस्था या सदस्य शुल्क। तो 15 का जो आंसर होगा सी हो जाएगा, उसकी पैतृक संस्था हो जाएगा, पेरेंट बॉडी। उसके बाद 16 नंबर है, वित्तीय प्रबंधन की मितव्ययता का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी क्या बताता है? कि अधिक से अधिक धन खर्च करना, केवल वेतन पर खर्च करना, धन का उचित उपयोग करना और फालतू खर्च से बचना, बजट का उपयोग करना। तो 16 का आंसर सी हो जाएगा, धन का उचित उपयोग करना और फालतू खर्च से बचना। पाठक में वर्णित 3 प्रकार के अनुदान कौन से हैं? तो आवर्ती, अनावर्ती या तथ्य, पुस्तक, पत्रिका और फर्नीचर, सरकारी, निजी और अंतर्राष्ट्रीय, छात्र, शिक्षक और कर्मचारी। तो 17 का आंसर ए हो जाएगा, आवर्ती, अनावर्ती तथा तदर्थ। उसके बाद है विवरण विधि मेथड डिटेल्स द्वारा बजट का अनुमान कैसे लगाया जाता है? प्रति व्यक्ति खर्च के आधार पर, कुल बजट के अनुपात के आधार पर, प्रत्येक पद पर होने वाले खर्च का अलग अलग अनुमान लगाकर, पिछले वर्ष के बजट को देखकर। तो 18 का आंसर सी हो जाएगा, प्रत्येक मंद मतलब आइटम पर होने वाले खर्च का अलग अलग अनुमान लगाकर। 19 नंबर है, पुस्तकालय के व्यय के मुख्य रूप से किन 3 पदों में बांटा जाता है? तो भवन, बिजली, पानी, कर्मचारी वेतन, अध्ययन सामग्री और विविध व्यय।
कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, परिवहन, डाक, स्टेशनरी। तो 19 का आंसर बी हो जाएगा, कर्मचारी वेतन, अध्ययन सामग्री और विविध व्यय। नेक्स्ट है कि वित्तीय नियंत्रण की प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो 20 का आंसर सी हो जाएगा, 3 चरण। कितना चरण होता है? 3 चरण होता है। पुस्तकालय में कैश बुक का उपयोग है तो पुस्तकालय की सूची बनाना, पाठकों का रिकॉर्ड रखना, वित्तीय लेन देन का लेखा जोखा रखना, कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज करना। तो 21 का आंसर जो होगा सी हो जाएगा, वित्तीय लेन देन का लेखा जोखा रखना। आवर्ती व्यय मतलब रिकरिंग एक्सपेंडिचर का एक उदाहरण क्या है? भवन निर्माण, फर्नीचर की खरीद, या कर्मचारियों का वेतन और पत्रिकाओं का अंशदान, या कंप्यूटर की खरीद। तो 22 का आंसर जो है सी हो जाएगा, कर्मचारियों का वेतन और पत्रिकाओं का अंशदान। नेक्स्ट है वित्तीय प्रबंधन का लचीलेपन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी का अनुमति होता है। बजट के कभी ना बदलना, केवल एक ही मद में खर्च करना, आवश्यकता पड़ने पर मद के धन को दूसरे में उपयोग करना, या बजट को गुप्त रखना। तो 23 का आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, आवश्यकता पड़ने पर एक मद को धन को दूसरे में उपयोग करना। पुस्तकालय में लेखाकरण मतलब अकाउंटिंग का अर्थ क्या है? कहानियाँ लिखना, पुस्तकालय का वर्गीकरण करना, आय व्यय के प्रवाह पर व्यवस्थित अभिलेख करना, पाठक को सलाह देना। तो 24 का आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, आय व्यय के प्रवाह का व्यवस्थित अभिलेख करना। नेक्स्ट है वह कौन सी बजटिंग विधि पुस्तकालय की गतिविधियां और कार्यक्रम करें के आधार पर बनाना और तैयार की जाती है? लाइन प्रति लाइन बजट, प्रोग्राम बजट, जीरो बेस्ड बजट, या ऐतिहासिक बजट। तो 25 का आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, प्रोग्राम बजट हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, प्रोग्राम बजट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में आते हैं। तो नेक्स्ट 26वां एक्सरसाइज है, क्योंकि अब जो है हम लोग एक बार में 2 लेक्चर मतलब 2 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देते हैं। तो अगला चैप्टर का जो नाम है मानव संसाधन विभाग एवं कार्मिक, मानव संसाधन विभाग एवं कार्मिक होगा। तो चलिए हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव करते हैं, और आप लोग लाइक कीजिए, मेरे चैनल को कमेंट कीजिए, शेयर करना नहीं भूलिए, शेयर कीजिए। जैसा कि आप लोगों को मालूम है मेरे चैनल पर रुक्मणी का भी आता है ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज, और डॉक्टर अमित किशोर बुक से भी हम लोग ऑब्जेक्टिव देते हैं अपने चैनल पर। तो आप लोग ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए, और डॉक्टर अमित किशोर बुक पर लगभग हम लोग 1400-1300 क्वेश्चन कर चुके हैं। फिर से दिया जाएगा, तो आप लोग ज़रूर देखिए। एक पुस्तकालय के 3 प्रमुख तत्व कौन से हैं? तो पहला क्वेश्चन है कौन सा है? तो भवन है, फर्नीचर है, कंप्यूटर है, सूचना सामग्री है, उपयोगकर्ता और कर्मचारी है, किताबों पत्रिकाएं और समाचार पत्र हैं, या अध्यक्ष सचिव और उसके बाद कोषाध्यक्ष हैं। तो एक का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सूचना सामग्री, उपयोगकर्ता और कर्मचारी होता है। कार्मिक मतलब पर्सनल मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? केवल कर्मचारियों के वेतन का निर्धारण करना, पुस्तकालय के लिए भवन खरीदना, कर्मचारियों को इस प्रकार प्रबंध करना कि न्यूनतम प्रयासों से अधिकतम और उत्तम सेवा प्रदान की जा सके, केवल पुस्तकालयों का वर्गीकरण करना। तो 2 का आंसर जो होगा, 2 का आंसर सी हो जाएगा, पुस्तकालय कर्मचारियों का इस प्रकार प्रबंधन करना कि न्यूनतम प्रयासों से अधिकतम और उच्चतम सेवा प्रदान की जा सके। नेक्स्ट है
कि कर्मचारियों की के लिए स्वच्छता सिद्धांत मतलब हाइजीन थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? तो मैकग्रोगर ने, डॉक्टर रंगनाथन ने, हर्जबर्ग ने या फिर पीटर फायर ने। तो 3 का आंसर सी हो जाएगा हर्जबर्ग। हर्जबर्ग ने किया था, हर्जबर्ग ने किया था किसका? तो हाइजीन थ्योरी का। उसके कार्य विश्लेषण जॉब एनालिसिस का क्या क्या अर्थ होता है? कर्मचारियों के व्यक्तिगत जीवन का विश्लेषण या फिर किसी कार्य विशेष से संबंधित तथ्यों का व्यवस्थित अध्ययन करना या पुस्तकालय की बजट का विश्लेषण या केवल कर्मचारियों की छुट्टियों का विश्लेषण। तो 4 का आंसर बी हो जाएगा, किसी कार्य विशेष से संबंधित तथ्यों का व्यवस्थित अध्ययन करना। नेक्स्ट है कि स्टाफ मैनुअल मतलब स्टाफ मैनुअल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो पाठकों के लिए नियम बनाना, पुस्तकालय कर्मचारियों को उनके कर्तव्य और प्रक्रियाओं से अवगत कराना, या फिर पुस्तक की सूची बनाना या वार्षिक बजट प्रस्तुत करना। तो 5 का आंसर बी हो जाएगा, पुस्तकालय कर्मचारियों को उनके कर्तव्य और प्रक्रियाओं से अवगत कराना। नेक्स्ट है यूजीसी द्वारा निर्धारित उपयोगिता के अनुसार एक महाविद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष कॉलेज लाइब्रेरियन के लिए अनिवार्य योग्यता क्या है? तो केवल स्नातक की डिग्री, केवल एम लिब आईएससी की डिग्री, एम लिब एससी आईएससी के साथ नेट परीक्षा के उत्तर, केवल 10 वर्षों का अनुभव। तो 6 का सी हो जाएगा, एम लिब आईएससी के साथ नेट परीक्षा का क्या होना चाहिए? उत्तीर्ण होना चाहिए। उसके बाद कर्मिक प्रबंधन का कौन सा सिद्धांत कर्मचारियों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करने पर जोर देता है? ठीक है, तो वैज्ञानिक चयन का सिद्धांत, सहभागिता का सिद्धांत, उचित पुरस्कार का सिद्धांत या व्यक्तिगत विकास का सिद्धांत। तो 7 का आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, सहभागिता का सिद्धांत होगा। सहभागिता का क्या होगा? सिद्धांत होगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि कर्मचारियों का चयन प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या है? तो अंतिम साक्षात्कार या शारीरिक जांच या कार्य पर नियुक्ति, प्राथमिक साक्षात्कार मतलब प्रीलिमिनरी इंटरव्यू। तो 8 का आंसर जो हो जाएगा आप लोगों का बी हो जाएगा, शारीरिक जांच है। कर्मचारियों की चयन प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या है? तो शारीरिक क्या होगा? जांच है। उसके बाद है यूजीसी पुस्तकालय समिति ने कर्मचारियों को विभिन्न श्रेणियों में बांटा है, निम्नलिखित में कौन सी एक श्रेणी है? केवल प्रबंधक, केवल लिपिक या व्यावसायिक पृष्ठ या केवल असंकलित कर्मचारी। तो 9 का आंसर सी हो जाएगा, व्यावसायिक वरिष्ठ हो जाएगा, प्रोफेशनल सीनियर। ठीक है, उसके बाद है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार विश्वविद्यालय पुस्तकालय का स्तर तथा वेतन किसके समक्ष होता है? विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, महाविद्यालय के प्राचार्य या राज्य सरकार का सचिव। तो 10 का जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के। उसके बाद है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन का सहभागिता का सिद्धांत किस विद्वान से संबंधित है? हर्जबर्ग, मैकग्रेगर, मेटकॉफ या ऑस्टिन। 11 का बी हो जाएगा, मैकग्रेगर से। ठीक है, अभिप्रेरणा मोटिवेशन सभ्यता का सिद्धांत किससे है? तो मैकग्रोवर से। उसके बाद है कार्य पुस्तकालय जॉब इवैल्यूएशन से क्या तात्पर्य है? तो कर्मचारी के लिए कार्य की तुलना और दूसरे कर्मचारियों के कार्य से करना, और एक कर्मचारी का वेतन की गणना करना, एक कर्मचारी की छुट्टी का रिकॉर्ड रखना, एक कर्मचारी के लिए नए कार्य की खोज करना। तो 12 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का ए हो जाएगा, एक कर्मचारी के कार्य की तुलना और दूसरे कर्मचारियों को कार्य से करना। ठीक है, उसके बाद किसी कार्य मूल्यांकन विधि में प्रत्येक कार्य से संबंधित कारकों को खोजकर उन्हें एक बिंदु प्रदान किया जाता है, तो उसे कहते हैं समूह विधि, बिंदु विधि,
कारक तुलना विधि या योग्यता मूल्यांकन विधि। ठीक है, मूल्यांकन विधि। तो 13 का आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, बिंदु विधि। क्या हो जाएगा? बिंदु विधि हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। एक सफल पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए आवश्यक व्यक्तिगत सूचना क्या होता है? केवल तत्कालीन विज्ञान या फिर मृदु स्वभाव और अच्छा स्वास्थ्य, केवल प्रशासनिक अनुभव या केवल वित्तीय ज्ञान? तो 14 का आंसर बी हो जाएगा, मृदु स्वभाव और अच्छा स्वास्थ्य। क्या हो जाएगा? अच्छा स्वास्थ्य। उसके बाद है अस्थायी नियुक्ति से पहले कर्मचारी जिस निश्चित विधि के लिए कार्य पर रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो अवकाश काल कहा जाता है, परिवीक्षा काल कहा जाता है, प्रशिक्षण काल कहा जाता है या फिर अध्ययन काल कहा जाता है? तो 15 का जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, परिवीक्षा काल कहा जाता है, प्रोबेटेशन पीरियड। नेक्स्ट है कि एक वरिष्ठ क्रमिक नीति में क्या शामिल होना चाहिए? तो कर्मचारियों के प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करना, कर्मचारियों का वेतन, कर्मचारियों के सुझाव को अनदेखा करना, कर्मचारियों पर अतिरिक्त कार्य का बोझ डालना। तो 16 का आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, कर्मचारियों को प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करना। एकात्मक सिद्धांत मोनिस्टिक थ्योरी के अनुसार कर्मचारियों को कार्य करने के लिए मुख्य रूप से प्रेरित करता है सामाजिक सम्मान, मुद्रा, आर्थिक लाभ, कार्य में रुचि या उन्नति के अवसर। तो 17 का बी हो जाएगा, मुद्रा या आर्थिक लाभ, मुद्रा या आर्थिक लाभ करता है। नेक्स्ट है कार्य संतुष्टि, जॉब सेटिस्फिकेशन को प्रभावित करने वाला एक व्यक्तिगत घटक कौन सा है? तो संस्था की नीति, वेतन, कर्मचारियों की आयु और शिक्षा, कार्य का वातावरण। तो 18 का आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, कर्मचारी की आयु और शिक्षा। कर्मचारियों के चयन के लिए आयोजित की जाने वाले विभिन्न परीक्षाओं में कौन सी परीक्षा शामिल है? बुद्धि परीक्षा, योग्यता परीक्षा, अभिरुचि परीक्षा, उपरोक्त सभी। तो 19 का जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी है, उपरोक्त सभी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर रंगनाथन द्वारा प्रतिपादन स्टाफ फॉर्मूला का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पुस्तकालय का बजट बनाना, पुस्तकालय में कर्मचारियों की संख्या निर्धारित करना, पुस्तकालय के वर्गीकरण की विधि बनाना, पुस्तकालय भवन का नक्शा बनाना। तो 20 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का बी हो जाएगा, पुस्तकालय में कर्मचारियों की संख्या निर्धारित करना। योग्य मूल्यांकन विधि, मेरिट रेटिंग मेथड में किसका मूल्यांकन किया जाता है? तो पुस्तकालय के संग्रह का, एक कर्मचारी व्यवसायिक उपलब्धि का, पुस्तकालय के बजट का या संस्था के लाभ का। तो 21 का आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, एक कर्मचारी की वास्तविक उपलब्धि का। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ में उल्लेखित परो ए रोजर की 7 बिंदु योजना किससे संबंधित है? तो पुस्तक चयन से, साक्षात्कार इंटरव्यू से, बजट निर्माण से, भवन के निर्माण से। तो 22 का आंसर जो होगा बी हो जाएगा, इंटरव्यू से। किससे? इंटरव्यू, साक्षात्कार से। यूजीसी के 1966 के सेमिनार के मानकों के अनुसार एक कर्मचारी द्वारा एक दिन में कितनी पुस्तकों का सूचीकरण मतलब कैटलॉगिंग किया जाना चाहिए? तो 5 पुस्तकें, 12 पुस्तकें, 50 पुस्तकें या 100 पुस्तकें। तो 23 का आंसर जो हो जाएगा, 23 का बी हो जाएगा, 12 पुस्तकें। कितनी पुस्तकें? 12 पुस्तकें का होना चाहिए। उसके बाद 24 है कर्मिक प्रबंधन के तत्वों में क्या शामिल है? केवल कर्मचारियों का वेतन, कार्य विश्लेषण, वर्ग विश्लेषण और योग्यता निर्धारण, केवल कर्मचारियों की भर्ती, केवल भवन का रखरखाव। तो 24 का आंसर बी हो जाएगा, कार्य विश्लेषण, वर्ग विश्लेषण और योग्यता निर्धारण। किस सिद्धांत के अनुसार कर्मचारियों को उनके अच्छे कार्यों के लिए
उचित पुरस्कार मिलना चाहिए, सहभागिता का सिद्धांत, सहयोग का सिद्धांत, उचित पुरस्कार का सिद्धांत या संचार का सिद्धांत। तो 25 का आंसर सी हो जाएगा, पुस्तकालय उचित पुरस्कार का सिद्धांत, उचित पुरस्कार का सिद्धांत। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद आप लोगों का। इस लेक्चर दोनों पे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव जरूर आप लोग लगाइए, और भी अब आएगा, आप कोशिश करेंगे कि एब्सेंट नहीं हुए, और रेगुलर आएगा आप लोग का वीडियो। शेयर लाइक कमेंट जरूर कीजिए। इन सब के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद।